हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन देखा था, साथ में देखा था ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ में रिलेशन क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली ये बोर्ड्स के कुछ टॉपिक थे जिनको हम लोगों ने कवर किया था। आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे वेव ऑप्टिक्स को, जिसमें आज का कंसर्न हमारा पढ़ने का है कि प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन क्या होता है, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, इंटरफेरेंस क्या होता है, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन क्या होता है, वैसे तो जाएंगे ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इजी वे में क्या कहता है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन का मतलब यह होता है कि अगर मान लो वेव क्या बनती है, अगर हम बात करें वेव की, वेव कैसे बनती है, डिस्टरबेंस होता है वेव, डिस्टरबेंस होता है मतलब किसी भी मीडियम में अगर किसी पार्टिकल का डिस्टरबेंस होता है तो उस मीडियम में एक वेव बनती है। वेव में क्या क्या होता है, वेव में एनर्जी होती है, जानते हैं, और साथ में क्या होता है, मोमेंटम होता है, सही है। लेकिन वेव क्या ये है, मतलब कोई ऐसी चीज जिसके पास एनर्जी और मोमेंटम वो चलती है, ऐसा नहीं। वेव को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वेव होता क्या है, क्लास 11th में भी पढ़ाया जाता है कि वेव क्या होता है। कि जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर इवेंट है, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई स्ट्रिंग है, इसको इस पॉइंट पर पकड़कर इस तरह से एक बार कर दिया जाए तो इसमें इस तरह की वेव बनती है ना। लेकिन अब ये सोचो कि अगर मान लो ये कोई पार्टिकल है, यहां पर कोई पार्टिकल एज्यूम किया जाए तो उसकी एवरेज पोजीशन जो पहले थी वेव के पास हो जाने के बाद वही रहने वाली है। इसका मतलब ये पार्टिकल खुद ट्रेवल नहीं करता, इसका मतलब फिर ट्रेवल क्या करता है, इवेंट रिपीट होता है। इवेंट जो भी हम लोग करते हैं ना, डिस्टर्ब करते हैं किसी पार्टिकल को, तो इवेंट रिपीट होता है, इसी की वजह से वेव बनती है। ठीक है, वेव के बारे में इतना याद रखना है। अब बात करें कि ये लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, तो ये क्या बताता है, ये कहता है कि रिजल्टेंट डिस्टरबेंस, मान लो दो मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया, उनसे दो वेव बनी। वेव तो बहुत सारी बनेंगी, मान लेते हैं दो वेव को कंसर्न है हमारा कि दो वेव पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, दो वेव के बारे में। तो कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट डिस्टरबेंस होता है इज द सम ऑफ डिस्टरबेंसेस फ्रॉम द इंडिविजुअल वेव। अगर अलग अलग वेव्स बन रही किसी सोर्स से और जाकर के किसी पॉइंट पर इंटरफेयर कर रही हैं, तो उसकी वजह से जो डिस्टरबेंस बनेगा रिजल्टेंट वेव का, वो इंडिविजुअल के डिस्टरबेंस का सम लिखा जाता है। ठीक है, व्हेन टू और मोर लाइट वेव पास थ्रू अ पॉइंट देयर इलेक्ट्रिक फील्ड कंबाइंस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन। लीनियर सुपरपोजिशन जो लिखा है इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, लाइट वेव चलती है, लाइट वेव में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस हो रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन मिलता है। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस में देखना चाहो तो देख लो, ब्यूटीफुल इरिडेसेंट कलर ऑन द विंग्स ऑफ ट्रॉपिकल बटरफ्लाई आर ड्यू टू थिन फिल्म इंटरफेरेंस, इसे डिस्कस करेंगे हम लोग। ट्रांसपेरेंस कटिकल लाइक मटेरियल ऑन द अपर विंग सरफेस एक्ट्स लाइक अ थिन फिल्म के जैसा वो रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये इंटरफेयर का पैटर्न दिखता है और इसी की वजह से कलर्स आते हैं बटरफ्लाई के विंग्स में। ठीक है, फिर ये लीनियर सुपरपोजिशन को हम किस लिए एक्सप्लेन करते हैं, तो वेव्स में देखा होगा, जैसे मान लो हमारे पास यहां देखते हैं, सपोज हमारे पास दो वेव हैं, यहां पर देखो, सपोज ये हमारे पास दो वेव हैं। ठीक है, दो वेव हैं। ठीक है, इसमें से ये वेव यहां से चल रही है, कुछ इस तरह से चल रही है। ठीक है, और दूसरी वेव यहां से चल रही है, वो भी इसी तरह से चल रही है। इसको हम ऐसे बना देते हैं, अभी समझ में आएंगी चीजें एक एक करके, पेशेंस के साथ सुनते जाना है। अभी समझ में आएगा लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। तो यहां पर ये वेव है, इसे हम लिख देते हैं वेव फर्स्ट, और ये लिख देते हैं वेव सेकंड। ये वेव भी इसी तरह से चल रही है, कुछ इस तरह से चल रही है।
दोनों वेव हैं। अब इन दोनों वेव को अगर हम ऐड कर देते हैं, सपोज इनको ऐड कर दिया जाए, तो लीनियर सुपरपोजिशन क्या कहता है, ट्रफ और क्रस्ट देखो यहां पर एक साथ मिलने वाले हैं, तो जब ऐसा होगा तो उस केस में क्या होगा, जो नई वेव बनेगी, रिजल्टेंट वेव, यहां लिख देते हैं रिजल्टेंट वेव। तो लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा दोनों के एम्पलीट्यूड से बढ़ जाएगा, अब वो भी इसी तरह से चलेगी, लेकिन इसके एम्पलीट्यूड बढ़ जाएंगे। मान लेते हैं यहां पर एम्पलीट्यूड A1 है, यहां पर एम्पलीट्यूड A2 है, तो यहां पर अगर एम्पलीट्यूड को हम A लिख देते हैं तो A की वैल्यू ग्रेटर देन A1 होगी और ग्रेटर देन A2 लिखी जाती है। और जो इस तरह से सुपरपोजिशन हो रहा है इसे कहते हैं इन फेज, इन फेज कहा जाता है। ये टर्म यूज होंगे आगे पूरी वेव ऑप्टिक्स में। इन फेज, जब भी कभी इन फेज होता है तो यहां पर जब इंटरफेयर करती हैं दो वेव, तो दो वेव के इंटरफेयर करने की वजह से यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, बढ़िया है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर दो वेव जो इन फेज चल रही हैं, इन फेज का मतलब यह होता है कि जैसे मान लो यहां पर इनिशियली यहां से स्टार्ट हुई तो 0 0 फेज था, 0 था फेज, फिर यहां पर देखो पाई बना तो इसका भी पाई, इसका भी देखो 2 पाई तो इसका भी 2 पाई, मतलब ये इन फेज चल रही हैं, हर जगह पर फेज इनका सेम सेम निकल के आ रहा, तो इनको कहा जाता है इन फेज। और जब इन फेज की वेव मिलती है एक दूसरे के साथ, तो इन फेज की वेव को मिलने से जो यहां पर रिजल्टेंट वेव बनती है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास यहां पर एक वेव दे रखी कुछ इस तरह से, ये ऐसे दे रखी है, और यहां पर हम इसकी रिजल्टेंट वेव देखना चाहते हैं, रिजल्टेंट वेव, तो देखो कैसे दिखेगी। दूसरी वेव यहां पर है जो इस तरह से चल रही है, कुछ इस तरह से चल रही है, और जब दोनों मिलती हैं लिख देते हैं वेव फर्स्ट, और ये है वेव सेकंड, वेव सेकंड। जब दोनों वेव इस तरह से चल रही हों, देखो इसका यहां पर क्रेस्ट है, इसका ट्रफ है, ट्रफ और क्रेस्ट मिल रहे हैं ना, लेकिन यहां पर देखो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है इसका, और जब ये मिलते हैं तो यहां पर जो वेव बनती है ना, वेव कुछ ऐसी बनती है, वेव कुछ इस तरह से बनती है, ऐसी वेव बनती है, ये वेव बनेगी। तो यहां पर ये रिजल्टेंट वेव है, रिजल्टेंट वेव है। ये बताता है लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि जो भी रिजल्टेंट डिस्टरबेंस लिखा जाता है ना, वो इंडिविजुअल जो वेव्स होती हैं उनके डिस्टरबेंस का सम होता है। अब वो इन फेज मिलती हैं या आउट ऑफ फेज मिलती हैं वो डिपेंड करता है। यहां पर जो ये मिल रही ना, इनको कहते हैं हम आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज हैं। और आउट ऑफ फेज जब मिलती है तो यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस होता है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हम बोलेंगे इन फेज है, इन फेज है मतलब यहां पर फेज का जो डिफरेंस होगा, देखो फेज डिफरेंस भी यही समझा देते हैं, आगे हम लोगों को लिखना है लेकिन लिख देते हैं फेज डिफरेंस, डिफरेंस, फेज का डिफरेंस कितना है। जैसे यहां देखो, अगर मान लो हम इसे लिख देते हैं 0, ये है पाई, ये है 2 पाई, ये है 3 पाई, ऐसा लिखते चले जाते हैं, तो इसमें भी यही होगा 0 पाई 2 पाई और यहां पर फाइनली 3 पाई बनेगा। बढ़िया, ऐसा बनेगा, हाँ ठीक है। अब हम कहते हैं इनके बीच में फेज का डिफरेंस बताओ हमें, तो देखो यहां पर 0 0 0 माइनस 0 0 बनेगा, पाई माइनस पाई 0 बनेगा, 2 पाई माइनस 2 पाई 0 बनेगा, 3 पाई माइनस 3 पाई 0 बनेगा। इसका मतलब इन फेज का होने का मतलब ये होता है कि फेज डिफरेंस अगर 0 है, 0 है, 0 है अगर, तो उसे कहते हैं हम इन फेज, और इन फेज होते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। दूसरा फेज डिफरेंस अगर पाई हो जाए, देखो दोनों में फेज डिफरेंस पाई है, फेज डिफरेंस निकाला कैसे जाता है, जैसे दो वेव हमारे सामने बनी हुई हैं, एक वेव में कुछ पोर्शन कट करके हटा दो, वो पहले जैसी वेव बन जाए। जैसे मान लो ये यहां से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये 0 से शुरू होकर नीचे की तरफ बढ़ रही है निगेटिव में, तो क्या करना है, इसमें या इसमें से कोई ऐसा पोर्शन कट करके हटा दो कि दोनों वेव सेम हो जाएं। तो अगर मान लो हम इसमें से इतना कट करके हटा दें, ये 0 है, ये पाई है,
यहां पर ये 0 है, ये पाई है। अगर हम 0 से पाई इसमें कट करके हटा दें, देखो नीचे से बढ़ने लगेगा, इसके जैसा हो जाएगा। और अगर हम यहां 0 से पाई को हटा दें तो भी ये देखो इसके साथ बढ़ने लगेगा, हो जाएगा। मतलब इन दोनों के वेव के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? पाई का। पाई का जो फेज डिफरेंस होता है तो हम इसे कहते हैं आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। और आउट ऑफ फेज जब जाकर के मिलती है तो यहां पर बनता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस हम पाई लेते हैं, और इनके फेज डिफरेंस अगर 0 होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट अभी इधर देखेंगे। अभी के लिए देख लेते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी अभी के लिए कि फेज का डिफरेंस क्या होता है, कौन किससे कितना आगे, ये फेज होता है। ठीक है, वेव की अभी क्वेश्चन लिखी जाएगी तो उसमें और क्लियर होगा। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस ऐसे सोर्सेस होते हैं, दे प्रोड्यूस वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। वर्ड याद रखना, प्रोड्यूस करते हैं सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी ऑसिलेशन हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? पढ़ा होगा क्लास 11th में, नहीं पढ़ा तो यहां से देख लो। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स पर डिपेंड करती है, सोर्स पर डिपेंड करती है, सोर्स पर डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी अगर सोर्स पर डिपेंड करती है तो दो सोर्स अगर हम ले लेते हैं और दोनों सोर्स से वेव बन रही सपोज, तो इस सोर्स से ये वेव बन रही है और इस वाले सोर्स से ये वेव बन रही, दो सोर्स हैं, दो वेव बनी। दोनों वेव के बीच में कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए? ये देखो यहां पर, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। यहां देखो, यहां से 0 लिख लेते हैं, और नंबर 0 है, ये पाई है, ये भी 0 है और ये पाई है। यहां पर ये 2 पाई है, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई है तो ये 3 पाई हो गया। ठीक है, हमें बताना है कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। तो ऐसे सोर्सेस जो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव बनाते हो, साथ में दोनों जो वेव बन रही, जितनी भी वेव बन रही, उनमें अगर हम दो को कंसीडर कर रहे हैं तो दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब 0 भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि 0 भी तो कांस्टेंट होता है ना। तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे या फिर 0 रहे, एक ही बात है। ऐसे सोर्सेस को कहा जाता है कोहेरेंट सोर्सेस। आगे वेव ऑप्टिक्स में हम ज्यादातर इन्हीं का यूज करने वाले हैं। तो देखो, देख के बताना, यहां से 0 माइनस 0 0, पाई माइनस पाई 0, 2 पाई माइनस 2 पाई 0, 3 पाई माइनस 3 पाई 0। इसका मतलब यहां पर फेज डिफरेंस जो आया है, फेज डिफरेंस वो कितना है? 0 है। और फेज डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये कांस्टेंट तो है ही ना, टाइम के साथ बदल तो रहा नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी दोनों की सेम है। सेम टाइम में देखो, 0 से लगा करके 2 पाई, 0 से लगा करके 2 पाई में इन्होंने एक ऑसिलेशन अपना कंप्लीट किया है, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी इज सेम। तो क्या हम इनको कोहेरेंट सोर्सेस कह सकते हैं? दोनों सोर्सेस को ऑफ कोर्स कह सकते हैं। ये डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं तो हम इनको कहेंगे कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हो गए। अब बात आती है कि 0 ना होकर के कुछ और भी तो हो सकता है। और लिखते हैं, यहां लिख देते हैं 0 0, यहां पर पाई, ध्यान रखते जाना। या इसको हम लॉ पहले बना ही लेते हैं इस तरह से, यहां पर ये ऐसा था, ठीक है, यहां पर ऐसा था। उसके बाद में यहां पर ये मैक्सिमम हुआ तो ये हो गया 0, फिर से ये 0 हुआ तो ये हो गया मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम हुआ तो ये हो गया 0, और यहां पर ये 0 हुआ तो ये हो गया मैक्सिमम, फिर से यहां पर देखो ये मैक्सिमम हुआ तो ये हो गया 0। ठीक है, बस इतना याद रखना है। यहां से देखो 0 होगा, यहां पर पाई आने वाला है ना, तो यहां पर 0 है, यहां पर पाई/2 है, तो इसमें पाई यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और दोबारा से देखो यहां पर 2 पाई होने वाला है, तो अगर 2 पाई यहां पर होगा तो 2 पाई देखो यहां पर आ जाएगा, इसमें इस वाले पॉइंट पर 2 पाई होगा। अब बाकी चीजों को लिखने की कोशिश करो, देखते जाना। यहां पर हमारे पास ये 0 वाला पॉइंट है, यहां पर ये पाई/2 है, ठीक है, और यहां पर भी पाई/2 है, पाई/2 है।
यहां पर देखो 3π/2 है तो ये 3π/2 है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक बात यहां से देख के बताना, ये दोनों वेव यहां से तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अगर हम यहां से बात करें, इधर ये यहां कहीं से शुरू हुई होगी वेव, तो ये π/2 है, तो यहां से यहां तक का π/2 तो पहले से इसके अंदर फेज का डिफरेंस है। बाकी आगे देखो फेज इनके बीच में 0 आएगा। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन नंबर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहां पर हमारे पास 0 होगा, यहां पर होगा क्या π/2 और यहां पर हो जाएगा पाई, ठीक है, और उसके बाद में सही है, सबसे पहले यहां पर 0 फिर π/2 होगा, नहीं 0 पर वैल्यू 1 होती है, 0 यहां है, इधर ऐसे लिखते चले जाते हैं 0 π/2 और इसे लिख देते हैं पाई, एक चक्कर हो गया, और इसके बाद यहां पर लिख देते हैं 2π और यहां पर लिख देते हैं 3π। अब देखो समझ आएगा, यहां पर देखते जाना, यहां पर 0 है, यहां पर पाई है, कितने का गैप π/2 का गैप, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर आओ, इस वाले पॉइंट पर, तो यहां पर π/2, यहां पर पाई, कितने का डिफरेंस π/2 का डिफरेंस, ठीक है। इसी तरह से हम यहां पर मान लो पहुंच गए इस वाले पॉइंट पर, यहां पर 2π पर, तो 2π यहां पर है, ये 2π यहां पर है, ये पाई और प्लस π/, तो ये 2π प्लस यहां पर बन जाएगा π/2, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो 2π प्लस π/2 बनेगा, तो यहां 2π, यहां 2π प्लस π/2 है। इसका मतलब है इन दोनों वेव के बीच में फेज का जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस वो कितने का है, π/2 का है, और ये कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। बाकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है ही, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो सेम, ऑल्सो सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो गई तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं कोहेरेंट सोर्सेस का। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कैसे सोर्स हैं, कोहेरेंट सोर्सेस हैं, कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेस। तो कोहेरेंट सोर्स समझ में आया होगा। याद रखो, जब भी कभी एक ही सोर्स से लाइट मिल रही हो और उसको स्प्लिट करवा दिया गया हो, किसी तरह से भी करवाया गया हो, अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो वो कोहेरेंट हो सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल सोर्सेज से बनने वाली लाइट, जैसे मान लेते हैं 2 बल्ब जल रहे हैं, ठीक है, दोनों बल्ब से निकल रही लाइट, वेव्स निकलेंगी, हर तरफ जाएंगी। मान लेते कोई 2 वेव को हम कंसीडर कर रहे हैं, दोनों वेव जाकर के कहीं पर मिलती हैं, तो उन दोनों वेव को हम कोहेरेंट नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगी। दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग हो गई तो उस केस में हम उन्हें कोहेरेंट नहीं कहेंगे। आओ देखो कैसे निकाल सकते हैं। तो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस में ही अभी डिस्कस करेंगे कोहेरेंट सोर्स बनाए कैसे जाते हैं। तो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस पहला है कि सोर्सेस क्या होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। दैट इज दे मस्ट मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के साथ कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, कुछ वैल्यू भी हो सकती है। द सोर्स शुड बी मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, लैम्डा 1 लैम्डा होना चाहिए, सिंगल लैम्डा वैल्यू, सिंगल लैम्डा। लैम्डा सिंगल होने का मतलब है एक ही कलर, ठीक है, दैट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ। वेवलेंथ के टर्म में हम कलर को डिनोट करते हैं अपने फिजिक्स में, वो मतलब है। देखो कोहेरेंट सोर्सेस बनाए कैसे जाते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बनाया जाते हैं, तो कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए हम 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पहला हो सकता है, यहां पर हो सकता है, हां पहला लिखो, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स के डिवीजन से हम कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं। कैसे, देखो जैसे मान लो हमारे पास यहां कहीं पर एक कोई सोर्स है S1, मतलब सोर्स है कोई S, ठीक है, यहां कोई सोर्स है, यहां से वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, ऐसे ये वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं। इस तरह से कैसे बनते हैं जानते हैं हम लोग। यहां पर हम इसको स्प्लिट करवाना चाहते हैं 2 अलग अलग तरीके से, तो ये यहां पर बन गया। अब यहां पर 2 जो पॉइंट स्लिट बनी है, छोटी छोटी स्लिट बनी है, इनसे दोबारा से वेव फ्रंट्स बनेंगे ऐसे,
ठीक है, यहां पर दोबारा से वेव फ्रंट्स बनेंगे कुछ इस तरह से। तो देखो यहां पर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट था, तो यहां पर डिवीजन नहीं हुआ है, डिवीजन, तो डिवीजन हुआ है, तो डिवीजन होने की वजह से सोर्स तो सिंगल है, देखते जाना सुनते जाना, सिंगल सोर्स है, और सिंगल सोर्स होगा तो इसका ओमेगा तो सेम होगा, सेम होगा, और ओमेगा सेम होगा, साथ में फेज डिफरेंस आएगा, तो फेज डिफरेंस आएगा तो दोनों में कांस्टेंट फेज डिफरेंस आएगा, तो यहां पर फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट रहेगा, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है अगर डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स कर दिया जाए तो उससे हम कोहेरेंट सोर्सेस बना सकते हैं। YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम इसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। एक और यूज करेंगे, उसको हम डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन लिख सकते हो दूसरा पॉइंट, बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड्स, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड्स में ऐसा किया जा सकता है, न्यूटन्स रिंग में इसको हम यूज करने वाले हैं, न्यूटन्स रिंग में इसको हम यूज करने वाले हैं। कैसे होता है उसके बारे में जब हम लोग थिन फिल्म इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स कहां पर यूज करते हैं हम, YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। साथ में यहां पर डिस्कस कर सकते हैं फ्रेजनेल बाइप्रिज्म, यहां पर यूज किया जा सकता है लेलॉर्ड मिरर में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो जब कभी भी हमें कोहेरेंट सोर्सेस बनाने हो तो दो मेथड यूज कर सकते हैं। इजी मेथड ये होता है कि कोई एक सिंगल सोर्स है, सिंगल सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो स्फेरिकल होगा, उस स्फेरिकल वेव फ्रंट को दो अलग अलग स्लिट से पार करवा दो। जब दोनों अलग अलग स्लिट से पास करेगा तो इन दैट केस क्या होगा, उनके बीच में पहले तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि सोर्स का ओरिजिन तो सेम ही है, सोर्स पर डिपेंड करती फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, इनके बीच में कुछ कांस्टेंट फेज का डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है, ये सही हो गया। आगे यहां पर एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखना, उससे पहले यहां पर एक हम फार्मूला लिख देते हैं, वो फार्मूला याद रखना है, नोट डाल के यहां पर हम एक फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला समझ के भी लिखना, ऐसा नहीं डायरेक्ट लिखना है, समझा देते हैं। देखो कैसे, मान लेते हैं हमारे पास एक वेव ट्रेवल कर रही है, ऐसे ये कुछ इस तरह से एक वेव ट्रेवल कर रही, यहां पर 0 है, यहां पर पाई है, यहां पर 2 पाई है, यहां पर 3 पाई है। एक बात मुझे देख के बताना, लैम्डा क्या होता है, कंप्लीट साइकिल, यहां से यहां तक लैम्डा होता है, लैम्डा होता है। एक बात देख के बताओ इस फिगर से कि अगर हम लैम्डा डिस्टेंस चलते हैं तो कितना फेज शिफ्ट हो जाता है। तो देखो पहले फेज यहां 0 था, यहां पर फेज कितना हुआ 2 पाई, मतलब लैम्डा चलते तो 2 पाई का फेज शिफ्ट आता है, ठीक है। लैम्डा क्या है, लैम्डा है पाथ, ठीक है, पाथ। तो और यहां पर जो फाई है वो फेज है, फाई को हम फेज लिख रहे हैं, फेज डिफरेंस। तो हम ये कह सकते हैं ना कि लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने में 2 पाई का फेज चेंज आता है, बोल सकते हैं, हाँ। तो अगर हम यूनिट डिस्टेंस चले तो कितना फेज शिफ्ट आएगा, तो 2 पाई बाई लैम्डा होगा। हम कितना चलना चाहते हैं, तो मान लेते हैं हमें डेल्टा एक्स चलना हो, डेल्टा फेज डिफरेंस है यहां पर, और यहां पर डेल्टा एक्स ले लेते हैं, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस है। हर बार जरूरी तो है नहीं लैम्डा के ही ऑर्डर में हो, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स ले लेते हैं। तो लैम्डा चलेंगे तो 2 पाई का फेज शिफ्ट आएगा, और यूनिट डिस्टेंस चलेंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा आएगा। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि हमें डेल्टा एक्स अगर चलना पड़े तो कितना फेज शिफ्ट आएगा, तो बोलेंगे 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में यहां पर क्या हो जाएगा, फेज शिफ्ट लिख रहे हैं ना, तो फेज शिफ्ट को हम लोगों ने डेल्टा फाई से लिखा है। यहां देखो ये डेल्टा फाई लिखा है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा फाई फेज शिफ्ट आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में डेल्टा एक्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद रखना है। वहां पर डेल्टा एक्स जो है वो पाथ का डिफरेंस है, पाथ का डिफरेंस मतलब किसने कितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है वो डिफरेंस होगा, ठीक है। और जो डेल्टा फाई है वो फेज का डिफरेंस है, क्योंकि अगर पाथ में डिफरेंस आएगा तो उसकी वजह से फेज में कुछ चेंजेस आएंगे ना। देखो लैम्डा चले तो 2 पाई का चेंज आ गया, तो यूनिट चलेंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा आएगा, डेल्टा एक्स चलेंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स आएगा, वही यहां पर लिखा गया है, ठीक, बढ़िया है। तो हमारे पास कोहेरेंट सोर्स बनाने के 2 तरीके होते हैं, वेव फ्रंट का डिवीजन करवा सकते हैं या फिर एम्पलीट्यूड का डिवीजन करवा सकते हैं।
एम्पलीट्यूड का डिवीजन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस कर रहे होंगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ठीक है, आगे देखो इसकी आगे है यहां पर इंटरफेरेंस का एनालिटिकल ट्रीटमेंट क्या होता है कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर मीडियम के अंदर वेव सुपर इंपोज करती हैं तो वहां पर इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इंटेंसिटी का फार्मूला कैसे वेरी करता है, रिजल्टेंट जो वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जा सकता है, वो हमारा कंसर्न है। तो डेफिनेशन लिखी गई ऊपर पढ़ लो। व्हेन टू लाइट वेव्स फ्रॉम डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेस, दो सोर्सेज हैं, जैसे यहां पर देखो दो सोर्सेज बन गए थे, यहां एक सोर्स था लेकिन जब यहां से लाइट निकल रही तो एक सोर्स ये बन गया, एक सोर्स ये बन गया। तो दो सोर्सेज जो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं उनसे लाइट निकलकर जब मीट करती देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू वन वेव इज डिस्टर्ब्ड बाय अनदर। दूसरी वेव पहली वेव की इंटेंसिटी को डिस्टर्ब करती है। ये जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सुपरपोजिशन की वजह से लाइट वेव के, उसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर कोई सोर्स लिया, उस सोर्स को क्या किया, वेव फ्रंट के डिवीजन से हमने यहां पर कोहेरेंट सोर्सेज बना लिए S1 S2। तो यहां पर जो S1 और S2 हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज हो गए, यहां से एक वेव निकल रही, यहां से एक वेव निकल रही, और हम P पॉइंट के ऊपर इसे ऑब्जर्व करते हैं। वहां पर एक स्क्रीन लगी है, उस स्क्रीन के ऊपर क्या होगा जब इनकी मीटिंग होगी तो क्या बनेगा। ठीक है, तो चेकिंग पॉइंट हमारा P, हम P पॉइंट पर चेक कर रहे हैं। तो याद होगा हम वेव की इक्वेशन क्या लिखते हैं, ट्रेवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन क्या लिखी जा सकती है, तो हम यहां पर दो वेव लेने वाले हैं ना, तो दो वेव लिखेंगे तो मान लेते हैं y1 इज इक्वल टू में यहां पर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, और y2 इज इक्वल टू में a2 लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई ले लेते हैं। दोनों के बीच में एक फेज का डिफरेंस है जो कि है फाई, दिख रहा होगा। यहां पर ओमेगा क्या होता है जानते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और k को क्या लिखा जाता है, तो ये 2 पाई बाई लैम्डा होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, यहां पर k की वैल्यू होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, बाकी सारी चीजें x डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर दो वेव है हमारे पास जिनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, इंटेंसिटी I1 है और एम्पलीट्यूड A1 है, इंटेंसिटी I2 है, एम्पलीट्यूड A2 है, और मीटिंग हो रही P पॉइंट के ऊपर, तो हम यहां पर लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर लगाएं तो क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो डिस्टरबेंस होता है रिजल्टेंट वो इंडिविजुअल डिस्टरबेंसेस का सम होता है, तो सम कर दो इनका y1 प्लस y2। बोलो y1 क्या है, तो ये लिखा जाएगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक मिनट, और दूसरा क्या है तो प्लस लगा के लिख देते हैं a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। फाइव इज फेज डिफरेंस बिटवीन दीज वेव्स, दोनों वेव के बीच में फेज का डिफरेंस कितना होगा, वो फाइव है। अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो हम यहां पर फार्मूला ओपन करते हैं, देखो ये बन जाएगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सही है ना, प्लस a2, यहां पर हम इसे a प्लस बी लिख लेंगे, ये a है और ये b है, तो a प्लस बी लिखेंगे तो साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, बोलो साइन a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस बी तो कॉस फाई आ जाएगा, और प्लस यहां पर लिखेंगे कॉस ओमेगा टी माइनस फाई, और साथ में क्या लिखेंगे यहां साइन फाई। ये हमारे पास बन जाएगा, a2 को मल्टीप्लाई करा लो और कॉमन ले लो, तो y इज इक्वल टू बन जाएगा a1 साइन ओमेगा टी, यहां पर a2 साइन ओमेगा टी, तो a1 प्लस a2 साइन फाई लिख दो, और यहां पर बन जाएगा साइन ओमेगा टी कॉमन, ठीक है, प्लस आगे आओ देखो, तो ये हमने लिख लिया, उसको लिखना है तो यहां पर बन जाएगा a2 साइन फाई लिख लेते हैं इसे, साइन फाई, और यहां पर बन जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ चीजों को मानना पड़ता है, वो क्या मानना है, देखो इसको लिख देते हैं और इसको इंडिविजुअली हम अलग अलग लिख देते हैं। इस वाले को a2 साइन फाई को लिख देते हैं हम r साइन थीटा, और इसको लिख देते हैं r कॉस थीटा।
तो आर मतलब रिजल्टेंट, हाँ यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, इफ कैपिटल आर इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है अगर आर, तो हम यहां से लिख सकते हैं, देखो a1 प्लस a2 साइन फाई, a1 प्लस a2 साइन फाई, ठीक है, और यहां पर दूसरा है a2 साइन फाई। एक मिनट, यहां पर साइन फाई नहीं, ये कॉस फाई आएगा, देख लो, हटा देते हैं इसे, कॉस फाई बनेगा, ठीक है, कॉस फाई, तो ये बन जाएगा यहां पर कॉस फाई, और दूसरा है a2 साइन फाई, तो हम इसको लिख देते हैं r cos थीटा, थीटा हमारे पास अननोन है, हमने माना है, और r साइन थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड है। अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, देखो हमने दो अननोन मान लिए हैं, थीटा और r, तो r कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का स्क्वायर करो, उनको ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो इधर बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 a1 a2 कॉस फाई बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। बढ़िया, तो यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये a1 स्क्वायर ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहां पर देखो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई मिलकर के 1 बन जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं a2 स्क्वायर प्लस यहां बनेगा 2a1 a2, यहां पर कॉस फाई आएगा, ठीक है। तो हम यहां से r का फार्मूला लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू में स्क्वायर रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, यहां पर cos फाई लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जब भी निकालना हो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। वेरीफाइज फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, दोनों वेव के बीच में फाई का फेज डिफरेंस अगर है तो हम इससे निकाल सकते हैं रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। बढ़िया। अब बात आती है कि वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी I1 इसकी I2 है, तो इंटेंसिटी के लिए लिख देते हैं फॉर इंटेंसिटी के लिए वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ये डायरेक्ट ए लिख देते हैं, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम यहां से इसको लिख देते हैं कि आई आर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी उसको लिख सकते हैं सम कांस्टेंट के, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है आर स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लिख देते हैं सारी वैल्यू, जैसे हम लिखना चाहते हैं I1, तो I1 को क्या लिख सकते हैं, के A1 स्क्वायर, और I2 को क्या लिख सकते हैं, के A2 का स्क्वायर, ठीक है। बढ़िया है। अब ये सारी वैल्यू अगर हम R में पुट कर देते हैं, R की इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, यहां से लिख देते हैं, या ऐसे लिखो, इसे इक्वेशन छोड़ो, इसको सॉल्व करते हैं। तो R की जगह पर क्या लिख सकते हैं, या डायरेक्ट वैल्यू रखते चले जाओ, तो R की जगह लिखेंगे यहां से हम स्क्वायर करके, इसमें ना रख के हम इसमें रख लेते हैं वो वैल्यू, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो R स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा, आई आर डिवाइडेड बाई में के इज इक्वल टू में A1 का स्क्वायर क्या बनेगा, तो उसकी जगह पर लिखेंगे I1 बाई के प्लस I2 बाई के प्लस 2, यहां पर बन जाएगा I1 बाई के रूट में I2 बाई के, और यहां पर क्या आएगा, cos फाई आ जाएगा। सही है, के दोनों साइड से देखो कैंसिल हो गया। जैसे कि कैंसिल होगा, यहां से आई आर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो I1 प्लस I2 प्लस रूट ओवर I1 इंटू में I2, और रूट के बाहर क्या आएगा, cos फाई आएगा। तो जब भी कभी हमें रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी निकालनी हो तो ये फार्मूला हम यूज किया करेंगे। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ये है,
स्टार लगा के मार्क कर लो इस फार्मूले को, और जो इंटेंसिटी का फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा। अब फेज डिफरेंस हम निकाल लिया करेंगे, तो फेज डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस चाहिए होगा, पाथ डिफरेंस को इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे, फिर फार्मूला लगा लेंगे जो भी लिखा है। यहां से देखो कहां गया फार्मूला, ये देखो फार्मूला लिखा है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब पाथ डिफरेंस, वो निकाल करके हम वैल्यू निकाल लिया करेंगे। तो ये है एनालिटिकल ट्रीटमेंट कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोनों वेव को सुपर इंपोज करवा करके, तो इस तरह से सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहां पर कुछ और पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, पहले आओ लिख देते हैं। आर का फार्मूला क्या निकल के आया है, आर इज इक्वल टू में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आया है। दूसरा फार्मूला निकल के आया है आई का, I इज इक्वल टू में I1 प्लस I2 प्लस I3 क्यों 2 I1 I2, यहां पर cos फाई आया है और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर रूट, ठीक है। या देखो यहीं से लिख लेते हैं ठीक करके, स्क्वायर रूट लगा लो, यहां पर लिख लो I1 I2, बाहर cos फाई लिखा गया है। ये हमारे पास दो मेन फार्मूले हैं जो चलेंगे यहां पर पूरी वेव ऑप्टिक्स के अंदर, हर जगह काम करेंगे। ये दोनों फार्मूले हैं, इनको एज इट इज याद रखना है। इनमें कुछ वेरिएशंस भी हो सकते हैं, वो वेरिएशन हम यहां पर कैलकुलेट कर देते हैं। देखो इंटेंसिटी में वेरिएशन क्या आएगा, इंटेंसिटी में बोलेंगे कि इंटेंसिटी दोनों सोर्सेस की सेम है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, तो इस पर कंडीशन हम लगा देते हैं। इफ I1 इज इक्वल टू में I2 इज इक्वल टू में हम अगर इसे लिख देते हैं I0, हमने मान लिया है, से मान लिया गया, तो ये क्या बन जाएगा, तो I इज इक्वल टू लिखा जाएगा I0 प्लस 2, रूट के अंदर क्या लिखा जाएगा I0 इंटू में I0 बनेगा, और यहां पर बन जाएगा cos फाई। बढ़िया, तो I क्या बनेगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो ये बन जाएगा 2I0 प्लस 2, बाहर निकलेगा तो ये I0 हो जाएगा, यहां पर cos फाई बचेगा। कॉमन कुछ मिल रहा होगा, देखो 2I0 को कॉमन ले लें तो यहां बन जाएगा 1 प्लस cos फाई। cos फाई का ऐसा फार्मूला खोलो कि 1 कैंसिल हो जाए, तो यहां बनेगा 2I0, यहां पर 1 प्लस इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1, देखो 1 कैंसिल हो गया, 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। तो जब कभी भी हमें इंटेंसिटी बराबर दे दी जाए दोनों सोर्स की और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना हो, तो वो फार्मूला यूज करके नहीं, ये डायरेक्ट फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। जितने भी फार्मूले हैं सबको लिखते जाओ। इसमें और क्या पूछा जा सकता है, तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है। तो यहां से देखो, यहां से हम डिस्कस करते हैं। यहां पर ठीक है, ठीक है, सही है, आगे आओ। तो यहां पर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी हमें करवाना होगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए। फार्मूले से देखो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, मेन फार्मूला तो ये है ना, वो तो I1 I2 बराबर होंगे तब आएगा। मेन फार्मूला हमारे पास इंटेंसिटी का ये है, और इसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब कॉज मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये तो बदल नहीं रहे, केवल कॉज बदल रहा है। तो कॉज मैक्सिमम कब होता है, कॉज की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो कॉस फाई को हमें 1 रखना होगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कॉस फाई 1 होगा तो फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 पाई लिख सकते हैं, नहीं 2 पाई लिख सकते हैं, 3 पाई लिख सकते हैं, नहीं 4 पाई लिख सकते हैं, इसी तरह से चलता जाएगा, इसे लिख सकते हैं 2n पाई। बढ़िया, तो अगर ये 2n पाई लिख सकते हैं तो उस केस में इंटेंसिटी जो बनेगी वो मैक्सिमम बनेगी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी लिख सकती है, तो cos फाई की जगह पर 1 रिप्लेस कर दो, तो यहां पर 1 रखोगे तो बन जाएगा ये I1, देखते जाना, प्लस
i2 प्लस 2 रूट के अंदर क्या बन जाएगा यहां पर i1, और इसको हम थोड़ा ऐसा लिखते हैं हटा के अच्छे से, i2 दोनों का रूट अलग अलग कर देते हैं और cos phi की वैल्यू 1 कर देते हैं। तो I max क्या बनेगा यहां से, I max इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं I1 का स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट के अंदर I1 और यहां पर I2 आ जाएगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा ना, इसका मतलब है कि जो I मैक्स निकल के आएगा हमारे पास वो निकल के आएगा रूट के अंदर I1 प्लस रूट के अंदर I2 और इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा। चलो ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का भी फार्मूला निकल आया। सारे फार्मूले बन जाएंगे, अभी कोई टेंशन नहीं है, बन जाएंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो पढ़ लिया, अब डिस्ट्रक्टिव भी तो पढ़ना है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ें। क्या लिख सकते हैं, और यहां पर इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसको और लगा के हम ऐसा लिख सकते हैं, जो I मैक्स लिखा जा सकता है उसको हम इन टर्म्स ऑफ अगर एम्पलीट्यूड लिखें तो इसे लिख सकते हैं A1 प्लस A2। इधर भी लिखेंगे इधर भी लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो एक फार्मूला हमारे पास ये भी आ गया, ध्यान रखना कैसे आया है। अगर ये जानना है तो देखो बता ही देते हैं वो भी कैसे आया। यहां पर अगर हम पुट करें तो I मैक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, तो हम अगर लिखें I मैक्स इज इक्वल टू में, तो I मैक्स इज इक्वल टू में लिखा जाएगा यहां से सम कांस्टेंट के इनटू में R मैक्स लिख सकते हैं ना। तो अगर R मैक्स इधर से लिख देंगे तो यहां पर इंटेंसिटी का रूट लिखा गया है, इसका स्क्वायर होता है। तो अगर हम यहां से देखेंगे तो R की वैल्यू क्या आएगी, इंटेंसिटी का रूट डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम I मैक्स, या फिर चलो मिनिमम निकाल लेते हैं, उसके बाद अभी पूरा फाइनल फार्मूला लिख देंगे दोनों को डिवाइड करके। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऐसा होता है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखो, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos phi मिनिमम होना चाहिए, तो cos phi की मिनिमम वैल्यू कितनी होती, -1। अब -1 कहां कहां बनता है ये बताओ, तो phi की वैल्यू क्या हो सकती, पाई हो सकती, 3 पाई हो सकती, 5 पाई हो सकती है, डॉट डॉट डॉट, यहां पर 2n-1 पाई हो सकती है। जो ये बताए जा रहे हैं इनको याद रखना है कि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये कंडीशन है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये कंडीशन है, ठीक है। तो cos पाई की जगह पर हम फाई की जगह पर -1 रखने वाले हैं, तो अगर -1 रखेंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा I मिनिमम होगा उस समय पर, तो I मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर I1 का स्क्वायर, लिखते जाओ, I1 की जगह रूट I1 लिख देते हैं, I2 की जगह रूट I2 का स्क्वायर लिख देते हैं, और यहां पर लिख देते हैं 2 रूट के अंदर I1 और दूसरे रूट के अंदर I2 लिख देते हैं, cos पाई की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या बना, इधर चलो इधर ही लिख देते हैं, तो फार्मूला बन जाएगा I मिनिमम इज इक्वल टू में क्या लिखा है, ये लिखा गया है रूट के अंदर I1 माइनस रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर। बेसिकली डिफरेंस लिख करके बोला जाता है, ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। तो जितने भी फार्मूले हैं मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटेंसिटी जब इन्वॉल्व होती तो ये फार्मूले हमें याद होने चाहिए, ठीक है ठीक है। तो I मिनिमम का ये रेशियो, I मैक्सिमम का ये रेशियो हो गया हमारे पास। अब हमें I मिनिमम और I मैक्सिमम निकालना है, तो निकालो I मिनिमम या I मैक्सिमम पहले लिख लो, I मैक्सिमम डिवाइडेड बाय I मिनिमम इज इक्वल टू में I मैक्सिमम कितना आया है, तो ये आया है I1 रूट के अंदर I1 प्लस रूट के अंदर I2 इसका होल स्क्वायर, और यहां पर क्या निकल के आया है, तो यहां पर आया है I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ऐसे लिख दें कि रूट के अंदर I1 प्लस रूट के अंदर I2 बनेगा और डिवाइडेड बाय में स्क्वायर रूट ओवर I1 माइनस I2 और इस पूरे का होल स्क्वायर लगा देते हैं कुछ इस तरह से। तो हमारे पास एक और फार्मूला निकल आया,
कि आई मैक्सिमम और आई मिनिमम जब पूछें तो हमें अलग से कोई अप्रोच नहीं लगाना, डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम बदलना चाहते हैं एम्पलीट्यूड के टर्म में, कोई दिक्कत नहीं, बदल लो। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के टर्म में अगर बात करें तो एम्पलीट्यूड में क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे आई मैक्स, बढ़िया है, डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, आई मिनिमम, ये भी अच्छा है, इज इक्वल टू में I1 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो I1 की जगह लिख सकते हैं A1 बाई के, बढ़िया, और रूट I2 की जगह क्या लिख सकते हैं, A2 बाई के लिख सकते हैं, बढ़िया, और डिवाइडेड बाई में यहां पर क्या लिख सकते हैं, A1 बाई के माइनस यहां पर A2 बाई के लिख सकते हैं। देख लो ना आके यहां पर आके देख लो। अगर हम I1 की जगह रूट I1 की जगह कुछ लिखना चाहते हैं तो रूट लेंगे, ये क्या है, इधर से देख लो फिर से, हमने क्या किया है, किसकी जगह क्या रखा है, रूट I1। तो हम अगर रूट I1 की वैल्यू निकालेंगे ना, रूट I1 की वैल्यू, तो वो रूट के इंटू A1 टाइप की बनेगी, तो यहां पर के रूट में ही आएगा, ठीक है, रूट में आएगा, तो कोई बात नहीं, रूट में लिख देते हैं। तो यहां पर के जो आएगा वो रूट में आएगा, तो यहां बन जाएगा A1 बाई रूट के, यहां पर A2 बाई रूट के बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई A1 बाई रूट के माइनस A2 बाई रूट के बन जाएगा, रूट के बनेगा, ठीक है, और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो के से के देखो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आई मैक्स डिवाइडेड बाय में आई मिनिमम का एक फार्मूला बन गया। क्या बना, वो बन गया A1 प्लस, या फिर चलो सारे लिख देते हैं एक साथ। एक तो फार्मूला अभी हम लोगों ने लिखा I1 प्लस रूट में I2 डिवाइडेड बाय यहां पर I1 माइनस में रूट I2, और इसका बन जाएगा होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू में इसका दूसरा फार्मूला बन के आया है A1 माइनस A2, A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2, और इसका बन जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। चलो ये हमारे पास एक और फार्मूला निकल के आया, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे याद रखना है। नहीं याद होगा तो भी क्वेश्चन हो जाएंगे, पर याद रहेगा तो और भी जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। तो आई मैक्सिमम को हम एम्पलीट्यूड के टर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, आई मैक्स को हम इंटेंसिटी के टर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। तो आई मैक्स आई मिनिमम कुछ इस तरह से निकल के आएगा। यहां पर जो ये फेज डिफरेंस लिखा गया है ना, फेज डिफरेंस याद रखना, पाई 2 पाई 4 पाई, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पाई लिखा जाएगा, इन दैट केस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लिखा जाएगा तो इन दैट केस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आई मिनिमम आई मैक्सिमम का ये फार्मूला है, इंटेंसिटी का ये फार्मूला, और दोनों की इंटेंसिटी अगर बराबर हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक, बढ़िया है। आगे आओ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए कि कैसे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। क्वेश्चन लिखा है लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, दो कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट निकल रही, सुपर इंपोज कर रही किसी पॉइंट के ऊपर। द वेव्स एट दिस पॉइंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एट, दो तरह से यहां पर वेव दी गई हैं। फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इफ फेज डिफरेंसेस, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताना है। तो यहां पर सोल्यूशन में एम्पलीट्यूड का फार्मूला लगा दो डायरेक्ट। फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रूट के अंदर लिखा जाता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, अभी निकाला वही लगा रहे हैं, 2A1 A2, और यहां लिखते हैं cos 5 में 5 फेज डिफरेंस होता है। बोलो यहां पर जो लिखा गया है ये A हो जाएगा, तो हम A स्क्वायर लिख देंगे, यहां पर 2A स्क्वायर लिख देंगे प्लस 2 A1 की जगह A, A2 की जगह 2A लिखा जाएगा, और cos 5 की जगह क्या लिखेंगे, cos, पहला मान लेते हैं A का सोल्यूशन दे रहे हैं, तो फाई क्या रखना है, 0, तो cos 0 रख लो, तो cos 0 तो 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो A स्क्वायर 4A स्क्वायर, ये बन जाएगा 5A स्क्वायर प्लस यहां पर ये 0 हो गया, 2 2 4 बन जाएगा, तो 4 यहां पर बन जाएगा A स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये बन जाएगा 5 4 9 9A स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा 3A आ रहा है, 3A बन जाएगा, 0 है, A है और 2A है, 3A बन गया। फिर से चेक कर लो, A1 स्क्वायर A स्क्वायर हो गया, A2 स्क्वायर 2A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर का मतलब 4 4 5 बन गया, यहां पर 2 इंटू A इंटू 2A,
तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 4a स्क्वायर बना तो 4 5 बन गया, 0 बन गया। ठीक है, दूसरा बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट में क्या बताना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फेज डिफरेंस। ठीक, फेज डिफरेंस 5 पाई बाई 3 कर दिया जाए, तो पाई बाई 3 करेंगे तो यहां पर आधा हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या बनेगा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये 5a स्क्वायर तो रहने वाला है, साथ में यहां पर क्या होगा 2a स्क्वायर बन जाएगा, और cos पाई बाई 3 की वैल्यू हाफ होती है, ऐसा बनेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5, ये तो 6 बनेगा। एम्पलीट्यूड ही पूछा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इफ फेज डिफरेंस इज पाई बाई 3, तो 5a स्क्वायर बन गया ये, और साथ में यहां पर बन जाएगा 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर बना हुआ है, और ये बन जाएगा हाफ, तो ठीक है ये बनेगा 5a स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर, तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आएगा 5, और ये बन जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं a√6, ये है। आगे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं पाई हो तो पाई की वैल्यू तो -1 होती है, तो अगर पाई होगा तो सी पॉइंट अगर हम लिखें तो यहां से r जो निकल के आएगा वो 5a स्क्वायर तो रहने वाला है, और माइनस यहां पर बन जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, इसका अंडर रूट बनेगा, तो r इज इक्वल टू 5 - 2 3a स्क्वायर बन जाएगा, तो यहां से r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a√3, ये एम्पलीट्यूड्स निकल के आ जाएंगे हमारे पास। दूसरा क्या, फ्रीक्वेंसी बताओ, तो फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इसका मतलब इंटरफेरेंस के बाद फ्रीक्वेंसी जो होगी वही रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी लिखा जाए f इक्वल टू क्या होता है, या ओमेगा इज इक्वल टू लिख दो तो 2πf होता है ना। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है वहां से देखो, ओमेगा की वैल्यू देखो 10⁻15 इंटू पाई, तो 10⁻15 इंटू में पाई है इज इक्वल टू में 2πf बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पाई से पाई को कैंसिल करा दो, यहां बन जाएगा आधा, और यहां बन जाएगा 15 इज इक्वल टू में f, ये आधा मतलब 5, तो 5 इंटू पावर -1 कर दो तो 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू में f बन जाएगा। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हमारे अलग अलग केस के अंदर एम्पलीट्यूड हो गए। यहां पर 4a स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट, यहां भी 4a स्क्वायर होगा, इसको सही कर लेना, ये भी 4a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 to 7 बन जाएगा, यहां पर 2 बन जाएगा तो ये 7 बन जाएगा। ठीक, a√7 बनेगा। ठीक है, यहां पर भी 4a स्क्वायर बनेगा, 4a स्क्वायर बन जाएगा, तो 5 - 4 a स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां से r इज इक्वल टू में a स्क्वायर का अंडर रूट, तो r इज इक्वल टू में a बनेगा। फ्रीक्वेंसी वही रहने वाली है। तो इस तरह से हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, यहां पर 3 लिख लेना। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड निकाला जा सकता है। और फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो जितनी भी वेव सुपर इम्पोज होती हैं, रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ध्यान रखना इंटरफेरेंस में। आगे है यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग का कोई एक्सपेरिमेंट है, उसे भी देखना नहीं कि क्या होता है, बस जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है। बाकी जो फिगर में होता है वो चीजें बताई गई, या फिर अभी जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन में जो जो चीजें देनी होती वो दे दी गई। बस इसे जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए याद रखो। इंटरफेयरिंग वेव्स, इनका एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया गया है, तो एम्पलीट्यूड अगर a1 लिख लें और a2 लिखें तो वो कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 3:2। फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स एंड इंटेंसिटीज बिटवीन डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंज का मतलब आई मैक्स जहां होता है वो, तो यहां पर आर मैक्स हमें चाहिए होगा, और डार्क फ्रिंज का मतलब जहां इंटेंसिटी ना हो तो आई मिनिमम वहां होना चाहिए और आर मिनिमम होना चाहिए। इन सब का हमें रेशियो चाहिए, तो निकाल लेते हैं हम। याद होगा अभी हम लोगों ने लिखा कि आर मैक्स डिवाइडेड बाय में आर मिनिमम जो लिखा जाता है वो क्या लिखते हैं, a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय में a1 माइनस a2। तो क्या करो, इसमें उठा के इसको जोड़ दो तो ये 5 बन जाएगा, इसमें से इसको माइनस करवा दो तो ये 1 बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास, बन गया ना, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम कब लिखी जा सकती। तो अभी हम लोगों ने लिखा आई मैक्स
डिवाइडेड बाय में आई मिनिमम इज इक्वल टू में क्या लिखा जाता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, तो 5/1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय में 1। इसका मतलब ये वैल्यू निकल के आने वाली है 25:1। तो 5 और 25 हमारे आंसर्स हो जाएंगे। तो फार्मूला पता तो देखो कितनी आसानी से हो जाती हैं चीजें। यहां पर दो इक्वेशन लिखी गई है, जब ये सुपर इंपोज करेंगी तो इक्वेशन क्या बनेगी वो बताओ। आओ देख लेते हैं। पहले क्या कहा है इन्होंने, कहा कि y1 ये है y2 ये है, दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कितना है, तो वो है π/2 का, और हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले यहां पर r निकाल लेते हैं। तो r क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू में 3 इंटू में cos पाई। तो फाई देखो दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस कितना है, π/2। तो cos π/2 तो 0 होता है, तो यही बन जाएगा r इज इक्वल टू में 5 यूनिट बन गया। तो अगर हम वेव लिखने वाले हैं यहां पर, वेव इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो वो क्या लिखा जाएगा, y लिख देते हैं। तो y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, तो 5 लिख देंगे। साइन ओमेगा तो सेम रहने वाला, तो ओमेगा कितना है 200 पाई। इनटू में क्या लिख सकते हैं t प्लस यहां पर कुछ फेज का डिफरेंस आने वाला है, फेज का डिफरेंस, तो वो फेज का डिफरेंस लिख देंगे। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेव बन जाएगी। तो यहां पर अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम लोगों ने अभी यहां पर लिखा था दोनों को डिवाइड करके, थीटा हम लोगों ने अपने मन से एज्यूम किया था। तो उस केस में अगर हम tan थीटा पूछ लेते हैं तो क्या बनेगा, तो tan थीटा बन जाएगा यहां से r साइन फाई डिवाइडेड बाई में, या फिर ऐसे लिख देते हैं r साइन फाई डिवाइडेड बाई में, यहां पर लिख सकते हैं r कॉस फाई। r साइन फाई था कितना, तो वो था a1, एक मिनट a1 ही था। यहां पर ये देखो, इसको हम लोगों ने लिखा था साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर था तो इसे लिखेंगे a2 साइन फाई और a1 प्लस a2 कॉस फाई लिख दो। इसे लिखेंगे हम a1 साइन फाई डिवाइडेड बाय में a1 प्लस a2 कॉस फाई लिखते चले जाओ। तो a1 की वैल्यू कितनी बोलो, वो 4 है, साइन फाई 1 हो जाएगा। a2 साइन फाई था, a2 साइन फाई था, कोई बात नहीं, a2 साइन फाई लिख देते हैं यहां पर a2 साइन फाई। तो a2 साइन फाई का मतलब यहां पर बनेगा 3 और साइन π/2, फेज डिफरेंस देखो π/2 का है तो 1 बन जाएगा डिवाइडेड बाय में a1। तो a1 कितना है 4 है और प्लस a2 की वैल्यू 3 है और cos π/2 बन जाएगा 0। इसका मतलब हमारे पास निकल के आएगा 3/4 और यहां पर आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/4 निकल के आई। तो अगर यहां से हम थीटा की वैल्यू लिखें तो अप्रोक्सीमेट लिखी जा सकती 0.2 पाई के बराबर। तो 0.2 पाई के बराबर लिखी जाएगी, तो इसको मिला करके रख दो, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 0.2 पाई और ये हमारे पास कंप्लीट वेव की इक्वेशन निकल आएगी। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं, हमें जो भी फार्मूले अब तक पढ़े उन्हीं फार्मूलों को अप्लाई करना है, जो भी चीज चाहिए उसको हम यहां से इंडिविजुअल कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो फार्मूले यहां पर निकल के आए हैं वो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उनको एज इट इज याद रखना है। जैसे आई मैक्स आई मिनिमम का फार्मूला है ये, या आई मैक्स आई मिनिमम का ये फार्मूला याद रखना है। यहां पर हम लोगों ने आई मैक्स की वैल्यू लिखनी सीखी, आई मिनिमम लिखना सीखा, आर और आई लिखना सीखा। जब इंटेंसिटी सेम होती है तो उस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे लिखी जाती है, यहां पर हम लोगों ने उसका पूरा डेरिवेशन कर लिया। यहां पर देख लिया ट्रैवलिंग वेव के केस में सुपर इंपोज कैसे होती है वेव एक दूसरे के ऊपर। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस देख लिया, यहां पर कैसे बनाए जाते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ये भी देख लिया। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से कोहेरेंट सोर्स कैसे बनते हैं उसका डिस्कशन हम करेंगे आगे। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने देख लिया कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, यहां देखा हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन क्या होता है। यहां पर आज की क्लास में हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए।
अगली क्लास में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है, उसके लिए कंडीशन कौन कौन सी होती है और उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें।